बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशंस को डिस्कस किया था एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर्स देखा था। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। साथ में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 11 एंड 12, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे पास रह गए जो इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा गौर से देखो ना, तो ये भी बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, लेकिन ये जिस फॉर्म में कैलकुलेटर्स को बतानी है ना, ये उसी फॉर्म में मौजूद नहीं। मतलब कैलकुलेटर ने कहा था कि भाई मुझे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में। आपको यहां पर ये वाली इक्वेशन उस स्ट्रक्चर में नजर नहीं आ रही, तो थोड़ी सी एफर्ट ना आपको खुद पुट करनी होती है कि आपने इन इक्वेशंस को कैलकुलेटर की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा। अब इसकी कन्वर्जन कैसे होनी है, उसके लिए ना हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमें फ्रैक्शन नजर आ रही है, राइट हैंड साइड पर भी हमें फ्रैक्शन नजर आ रही है। दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, इक्वेशंस भी दो मौजूद हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो सकती। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है कि अगर दोनों साइड्स पर फ्रैक्शंस हैं, जो हम लोगों ने ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मींस दैट कि फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्रॉस बन नहीं गया, इसीलिए इसे कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे ही इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई होगा x-1 से, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 5x-5। ऑल राइट, इज इक्वल टू, अब 4 मल्टीप्लाई होगा y+1 से, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, +4। अब देखें जरा उस तरह की शेप में आ रही है इक्वेशन। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, तो हम लोग इसको लिखेंगे 5x-4y इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट को इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे रखना है, इज इक्वल टू, ये -5 दूसरी साइड पे जाके +5 +4 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो नहीं गई। इसी तरह से आप लोगों ने सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, और सेकेंड इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट होगी, वैल्यू बताएं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, -10 इज इक्वल टू, शाबाश, अब -y इज इक्वल टू, शाबाश। अब कैलकुलेटर का काम स्टार्ट हो गया है, अब आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है, और ये वाला मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। सॉल्व कीजिएगा, क्या आंसर आता है आपके पास। तो जैसे ही कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया, तो आपके पास वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 19, और हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन। तो 19 एंड 17 को टिक ना कर देना, अगर ऑप्शन में मौजूद हो 19 एंड 17, उसको टिक नहीं करना, हमने टिक करना है 17 एंड 19 को। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये था इसका प्रॉपर मेथड कि हम लोगों ने प्रॉपरली इसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सब बच्चे इसी तरह से ही इसको सॉल्व करें। हम लोगों ने ना जस्ट मार्क्स गेन करने हैं ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए। तो इस हालत में अगर आप लोग देखें, आपसे एक्स एंड वाई की वैल्यूज पूछ रहे हैं, ऑप्शन में बता भी तो रहा है, जो चीज उसने आपसे पूछी है ऑप्शन में वो उसने आपको बताई भी तो है ना। अब इन ऑप्शन में से ही कोई एक ठीक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ना हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे। हम लोग इस प्रॉपर मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे कि ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। वो कैसे,
कि आपने ना किसी एक इक्वेशन को पिक करना है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग पिक कर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x माइनस वन डिवाइडेड बाय y प्लस वन इज इक्वल टू 4/5। अब यही x एंड y की वैल्यूज उसने मुझे ऑप्शन में बता दी। अब मुझे तो नहीं पता ना कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से ही मैं स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन के मुताबिक अगर आप लोग देखें तो x की वैल्यू, y की वैल्यू आकर यहां पे पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दो। और अगर आंसर आपको मिलता है 4/5, मतलब अगर सेटिस्फाई करता है, तो आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन को जाकर चेक करना है। ऑलराइट, अगर फर्स्ट इक्वेशन ही इनकार कर देता है तो सेकंड इक्वेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब देखिएगा जरा इसको, हम लोग जैसे ही इधर आएंगे पूरी इक्वेशन बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेटर पर ना फ्रैक्शन ऑन करनी है। फ्रैक्शन ऑन करने के लिए ये देखिए, ये वाली की कैलकुलेशन की के नीचे फर्स्ट कॉलम थर्ड की, ये फ्रैक्शन की आपने ये फ्रैक्शन की प्रेस कर दी। सबसे पहले फ्रैक्शन ऑन किया करो। उसके बाद देखो x की वैल्यू, अब आप लोग x नहीं लिखोगे, उसकी वैल्यू को पुट करो। क्या वैल्यूज हैं ऑप्शंस के मुताबिक, तो 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y की जगह पर क्या आ जाएगा, 18 प्लस 1 एंड आंसर इज 16/19। जबकि मुझे क्या चाहिए, क्या इस ऑप्शन ने मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया? सेकंड के पास जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। जब फर्स्ट को ही सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड को कर भी जाए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में 17 ऐड, तो y को रिप्लेस कर दूंगा 18 की जगह पर 16। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, मुझे क्या चाहिए था 4/5, तो क्या मिला आपको 4/5? तो अब बी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन के पास जाएंगे, 16 ऐड 19, 16 एंड 19, इसको चेक किया, आंसर क्या मिल रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। और जब तीन हम लोग कैंसिल कर चुके हैं तो फिर लास्ट वन मेरा करेक्ट आंसर होगा। और अगर चेक करो इसको तो ये देखो, जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा 17 एंड 19, आंसर क्या मिला, क्या सेटिस्फाई कर गया? अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाना इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपने इसको टिक कर देना है। हो सकता है सेकंड को ना करता हो, तो आपने सेकंड को भी जरूर चेक कर लेना है। अब जैसे ही सेकंड के पास गए, सेकंड ने क्या कहा, x-5। अब इधर -1 की जगह पर करेंगे -5 एंड y+5। ये देखिए ये +5, आंसर क्या मिला, मुझे क्या चाहिए था, सेटिस्फाई कर गया, करेक्ट आंसर है ये। डन। तो जरूरी नहीं है आपने प्रॉपर मेथड के मुताबिक ही चलना है, ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर लें, इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। जहां पर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना, वहां पर ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर लेंगे, हम उसको सॉल्व करने की तरफ नहीं जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? गुड। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर बजाहिर देखें तो मुझे सिंगल वेरिएबल विद पावर 1 नजर आ रहा है। मैं अगर इसको सॉल्व करना भी चाहूं ना डिस्प्ले के ऊपर, तो ये मुझे आंसर कर देगा। जैसे कि ये देखें, x इंटू x+7 इज इक्वल टू 2x-1 इंटू x+4। चले आप लोग सॉल्व करके मुझे जरा सोल्यूशन बताएं, क्या आंसर आ रहा है। शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? तो कैसे सॉल्व किया, जैसे ये इक्वेशन बता देते हैं ना कैलकुलेटर को, उसके बाद आप लोगों ने शिफ्ट कैलकुलेशन एंड इज इक्वल टू एंड आंसर इज, लेकिन अगर ऑप्शन में देखें तो आपको तो पेयर की फॉर्म में नजर आ रही है।
तो मतलब ये देखें, 2 तो मेरे पास यहां पर भी मौजूद है, 2 मेरे पास यहां पर भी मौजूद है। अब किसको टिक करूं, किसको टिक करूं? तो ये ना डिस्प्ले आपको नहीं बता पा रहा था कि आपका एक्यूरेट आंसर क्या है। हाँ, ये पता चल गया है कि भाई ये नहीं हो सकते क्योंकि इनमें 2 नहीं है। तो यहां पर अगर आप लोग गौर करें ना, तो जैसे ही मैं x को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x स्क्वायर हो जाता है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज होनी चाहिए, डिस्प्ले ने मुझे सिर्फ एक वैल्यू बताई है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर देखूं ना, तो 2 and 2 ऐसा x एंड y की वैल्यूज तो नहीं बता रहा ना मुझे, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू बता रहा है। और फिर मुझे बता रहा है x की वैल्यू 2 and 2, तो मतलब एक ही वैल्यू नहीं बता रहा मुझे। अब यहां पर देखिए, जब एक ही वैल्यू बता रहे हैं तो 2 मरतबा क्यों बता रहे हैं? अगर ये x एंड y होता ना तो फिर मैं मान सकता था कि x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2 हो सकता था। लेकिन x की ही वैल्यू बतानी है तो भाई मुझे 2 मरतबा एक ही वैल्यू क्यों बता रहे हो? तो सिर्फ 2 लिख कर दे देता मुझे। तो ये ऑप्शन एज इट इज नहीं हो सकता कि 2 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं x की। तो जब डिफरेंट वैल्यूज की तरफ गए हम इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली इसको हम सॉल्व कैसे करना था, हम लोगों ने x को x से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू, प्लस x को 7 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू। अब सबसे पहले ना, अब देखें दोनों साइड में ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, तो आपने सबसे पहले 2x को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैल्यू आएगी 2x² प्लस 8x। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, -x माइनस, अब जाकर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर देखें ये वैल्यू आएगी प्लस इज इक्वल टू 2x² प्लस 8x माइनस x इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, अब देखें +7x, यहां पर भी +7x, आज ये कैंसिल हो सकते हैं। अब यहां से इनको कैंसिल कर दें, 2x², यहां से x² जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, x² माइनस इज इक्वल टू। अब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है। ओके, कैलकुलेटर पे भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखें ना, x² मौजूद है, x² मुझे ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका कोफिशिएंट, जब कोई भी कांस्टेंट नंबर ना लिखा हुआ हो तो कोफिशिएंट क्या होता है, 1। तो इसमें जो a की वैल्यू है वो है मेरे पास 1, b की वैल्यू, अब b की वैल्यू x आपको नजर नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि x नहीं है, x मौजूद है, लेकिन उसका कोफिशिएंट था 0। तो 0 जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ उसने सबको 0 कर दिया, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। तो b की वैल्यू क्या शो करोगे यहां पर, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, और -4। सिर्फ 4 ना लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे रखनी है। तो c की वैल्यू -4 आपके पास आ जाएगी। जैसे ही कैलकुलेटर के पास आप जाएंगे, ये देखें मॉड, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मॉड की ऑन की के साथ देखें, मॉड की प्रेस करेंगे, उसके बाद 5 नंबर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड नंबर के ऊपर 3 की प्रेस करेंगे। देन आप लोगों ने जाकर a की वैल्यू 1 लिखने के बाद इक्वल टू प्रेस कर दो, फिर 0 लिखो, इक्वल टू प्रेस कर दो, देन -4 इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू प्रेस करो, x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2n-2, एनी प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, गुड। कर लेंगे ना इस तरह से सॉल्व। चलें नेक्स्ट, इसी को ऑल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब आप लोगों को इतनी ज्यादा एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं है, इसी को ऑल्टरनेटिव मेथड पे सॉल्व करें। तो ऑल्टरनेटिव मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमें नहीं पता कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने क्या करना है, पहले ही ऑप्शन उठाया, वहां पे मुझे 2 नजर आया, 2 से चेक कर लेंगे। लेकिन भाई 2 से कैसे चेक करेंगे, जब आपने ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करना हो तो आप लोगों ने इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू ऑप्शन में गिवन है,
आपने वो x की वैल्यू पिक करनी है और यहां पर पुट कर देंगे। अब क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 2 into 2 plus 7 and the answer is, यहां पर 18 लिख दो। ऑल राइट, अब इसकी जाकर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे सेम वैल्यू के साथ। अब लेफ्ट आप लोगों ने जाकर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू पुट की थी एक्स की, राइट हैंड साइड पर भी बिल्कुल वही वैल्यू पुट करो। देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 into 2 minus 1 2 plus 4 and the answer is 18। अब क्या लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो नहीं गई? अच्छा, इसका मतलब कि 2 मेरा करेक्ट आंसर है, 2 मेरा करेक्ट आंसर है, लेकिन ये कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं था, ये इलॉजिकल सा पॉइंट था। इस वजह से मैं इसको इग्नोर करके मैं आगे जाऊंगा। बात समझ नहीं आई? नहीं आई? अच्छा, अब आगे जाऊंगा तो 2 के साथ दूसरी वैल्यू मुझे क्या नजर आ रही है, मैं जरा इसको चेक कर लेता हूं। अब -2 को जाके जैसे ही हम लोगों ने चेक किया, ये देखें, जहां पर x की जगह पे 2 पुट किया था वहां पर -2 -1 into -2 plus 4 is equal to -10। अगर मैं -2 पुट करूं तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से पूछते हैं, -2 into -2 plus 7 and the answer is इक्वल हो गए। ये मेरा करेक्ट आंसर है, दोनों वैल्यूज मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। गॉट इट? नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहां पर भी गौर करें तो वेरिएबल्स कितने हैं, 2, इक्वेशन भी तो 2 हैं, लेकिन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। मतलब आप इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको खुद से एफर्ट पुट करनी होती है। अच्छा, वैसे अगर मैं आपको इसके प्रॉपर मेथड के ऊपर लेके चला जाऊं तो शायद मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। भाई नहीं है जरूरत जाने की। आप यहां पर अगर गौर करें तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मैंने 2 ऐसे नंबर बताने हैं जिनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या मिले, 923। और अगर मैं उनको ऐड करूं तो आंसर क्या मिले, 84। तो क्या दोनों नंबर्स गिवन नहीं है ऑप्शन में? जाके चेक कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और अगर आंसर 923 और उन दोनों को ऐड करने से आंसर 84 आ रहा है तो वो आपका करेक्ट आंसर है। अब यहां पर देखें, 71 plus 13 is equal to 84 and 71 multiplied by 13 is equal to 923। आपको पता है कि 5 plus 3 is equal to 8 and 8 plus 5 plus 3 या 3 plus 5 करें आंसर सेम होता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूं या 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूं आंसर सेम है। अब उसने मुझे ये तो नहीं कहा ना कि x इज स्मॉलर एंड द y इज ग्रेटर, ऐसी तो कोई बात नहीं की ना। तो मैं कोई भी स्मॉलर कोई भी ग्रेटर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरी इन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर गया, लेकिन मैं फर्स्ट को टिक नहीं करूंगा क्योंकि बहुत का ऑप्शन मौजूद है। तो मेरा आंसर 71 एंड 13 भी हो सकता है एंड 13 एंड 71 भी हो सकता है। तो इसलिए मैं किसको जाके टिक करूंगा, बोथ एंड बी। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। आई होप कि अगर इक्वेशन बनी बनाई हो तो आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस हों तो उन स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशंस कैसे बनानी है और उनको जाके सॉल्व कैसे करना है। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट आप लोगों को सिनेरियो बना कर देगा। आपने वहां पर कुछ एज्यूम करना होगा कि किसको एक्स एज्यूम करूं, किसको वाई एज्यूम करूं, कौन सी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, इक्वेशन सिंगल बनेगी या मुझे 2 इक्वेशन के ऊपर जाना चाहिए। ये हर क्वेश्चन की ना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स इज ₹100।
whereas cost of 5 pens and 6 pencils is rupees 130. Find the cost of a pen. पेंसिल की कीमत भी आपसे पूछ सकता है, पेन एंड पेंसिल्स की कीमत भी पूछ सकता है। हो सकता है कि एक नया सिचुएशन बना कर दे दे कि मुझे बताओ कि अगर मैंने 10 पेन और 7 पेंसिल्स परचेज करनी हो तो मैं टोटल कितनी प्राइस जाके पे करूंगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन आपको ना कुछ सिचुएशन उसने बता दी। कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैं गया ना एक स्टेशनरी स्टोर पर, मैंने उससे जाकर ना 3 पेन परचेज किए, 8 पेंसिल परचेज की। हमने उससे ये नहीं पूछा कि एक पेन कितने का है, ये एक पेंसिल कितने की है। हमने पूछा भाई बिल कितना हो गया, उसने कहा 100 रुपए हो गए। हमने 100 रुपए दिए, वापसी आ गए। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गए तो हमने 5 पेन परचेज किए, 6 पेंसिल परचेज की। तब जाके उससे बिल पूछा तो उसने कहा 130 रुपीज हो गए हैं। घर पहुंचे, अब्बू ने पूछा पेन कितने का लाए हो, हमें पता ही नहीं था। अब हमने ये कंडीशन बताई कि मैंने इसी तरह से कुछ परचेजेस की, तो अब हमने फाइंड करना है कि हमें एक पेन कितने का मिला होगा या एक पेंसिल हमें कितने की मिली होगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या द प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ पेंसिल? तो दोनों को एक्स तो सपोज कर नहीं सकते। अब कितने अननोन वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं इसमें? दो वैल्यूज हैं तो वेरिएबल्स भी तो दो होने चाहिए। तो अब एक को एक्स कंसीडर करना है और दूसरे को वाई। अच्छा, वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक्स किसको कंसीडर करना है, आपने वाई किसको कंसीडर करना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन सीक्वेंस के मुताबिक चलें तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? पेन। तो पेन की प्राइस को एक्स सपोज कर देता हूं। मतलब मैंने ये जो सपोज किया ना, मैंने क्वांटिटी को नहीं सपोज किया, मैंने प्राइस ऑफ अ पेन सपोज किया है। क्वांटिटी तो उसने खुद बताई हुई थी कितनी, 3 पेन्स हैं, क्वांटिटी बताई हुई थी, मैंने प्राइस सपोज की है। द प्राइस ऑफ अ पेन इज एक्स एंड द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज वाई। अब अगर आप शॉपकीपर हो और आपसे कोई ये कहे कि भाई एक पेन आपने एक्स रुपीज में परचेज कर सेल करना है और एक पेंसिल आपने वाई रुपीज में सेल करनी है, और मैं आपका कस्टमर बनकर आया, मैंने आपसे 3 पेन एंड 8 पेंसिल परचेज की, आप बिल कैसे बना कर दोगे मुझे? आप मुझे बिल कैसे बना कर दोगे? देखो, आप ये कहोगे कि भाई क्वांटिटी कितनी है, पेन की क्वांटिटी कितनी है। जैसे ही आप क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, या टोटल पेन की टोटल कीमत का पता चल नहीं जाएगा, और फिर आप इसमें जाकर ऐड कर दोगे। आप मुझसे पूछोगे भाई साहब दूसरी क्या चीज परचेज की, मैंने कहा पेंसिल परचेज की। कितनी परचेज की? 8। और एक पेंसिल कितने की है? वाई, 8y। जैसे ही आपने इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे प्रेस किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा उस पर? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आप लोगों की। ऑल राइट है कि आप लोगों ने यहां पर 3x एंड की जगह पर आ जाता है प्लस का साइन, 8y इस की जगह पर आता है इज इक्वल टू, आगे 100 मौजूद था। ओके। अच्छा, सेम केस विद सेकंड सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो को देखें, बिल्कुल ऐसे ही 5 पेन की जगह पर क्या आ जाएगा, एंड की जगह पर 6, पेंसिल की जगह पर इज की जगह पर किसके इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन बन गई है, सेकंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ऑलराइट। और क्या आप इन इक्वेशन को सॉल्व करना पहले सीख नहीं आए? अब जाके सिंपली कैलकुलेटर को बता देना था। कैसे बताना था एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑन पोजीशन में हो आपका कैलकुलेटर, जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो आपने ऑन के साथ मॉड की को प्रेस करना है। ये न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं अच्छे से सुन लीजिएगा। ऑन के साथ मॉड की को प्रेस किया, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं तो ये देखो कैलकुलेटर कह रहे हैं कि भाई अगर आपने इक्वेशन सॉल्व करना है तो कौन सी की प्रेस करो, तो 5 की प्रेस कर दो। अब वो कह रहा है कि भाई कौन सी इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हो, डिफरेंट टाइप्स हैं इक्वेशंस की। तो हमारे पास देखो कौन किस टाइप में इक्वेशन मौजूद है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू सी। तो मैं ऐसे कहूंगा कि भाई फर्स्ट फॉर्म की इक्वेशन मेरे पास मौजूद है। तो जैसे ही 1 की प्रेस की तो देखो दो इक्वेशन थी मेरे पास, तो कैलकुलेटर ने भी दो इक्वेशंस के लिए आपको स्पेस दी। अब जाकर यहां पे सॉल्व करो, यहां पर x का कोफिशिएंट जाके लिखो 3, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली हम लोगों ने।
सेकंड के लिए 5, 6 and 130 and the answer is x is equal to, और x क्या था, मतलब एक पेन 20 रुपीज का है, एंड द y इज इक्वल टू 5, और y क्या थी, तो मैं एक पेंसिल 5 रुपीज की है। आपसे क्या पूछा गया, तो ये बात ना गौर से देख लेना, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, अच्छा भला क्वेश्चन सॉल्व करके जहां पर 20 को टिक करना था वहां पे 5 को टिक कर देते हैं, या 25 को जाकर टिक कर देते हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि आपसे क्या पूछा गया, तो हमने जाकर 20 को टिक कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एनी प्रॉब्लम। अब अगर सपोज मुझसे यहां पे पूछा जाता कि अगर मैं 4 पेन एंड 7 पेंसिल परचेज करूं तो मैं कितनी प्राइस पे करूंगा, तो क्या मेरे लिए कोई मुश्किल चीज है। अब सिंपली मैंने क्या करना है, 4 इंटू, क्योंकि अब तो मुझे प्राइस का पता है, एंड की जगह पर प्लस 7 इंटू 115, क्वेश्चन सॉल्व। ऑलराइट। अच्छा, सेम क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के पास मौजूद था, 14 सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया था। अच्छा, इसकी इक्वेशन देखिए, जहां पर हम लोगों ने क्या परचेज करना है, सब्जी मंडी पहुंच गए और क्या कुछ लेकर आए, प्याज और टमाटर लेकर आ गए। प्याज अब हमें नहीं पता कितने रुपीस किलो हैं, हमने क्या सपोज किया इसको, और टोमेटोज वाई। अब इक्वेशन देखो क्या बनेगी, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सबको क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, फिर देख कहता है पेइंग द सेम प्राइस एंड अदर पर्सन स्पेंड्स रुपीज, टोटल 27 रुपीज स्पेंड करता है, लेकिन क्या कुछ परचेज करता है, 1 किलोग्राम ऑफ ऑनियंस, और ऑनियंस को क्या सपोज किया हमने, अच्छा इधर 1x लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल x लिख दो तो मतलब 1x ही है, तो कोफिशिएंट 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। प्लस 20y, टोमेटोज 20 किलोग्राम, टोमेटो केचप बनाना था उसने, तो उसने सारे टमाटर उठा लिए। ओके, इज इक्वल टू, अब टोटल प्राइस उसने कितनी पे की, 27। अब जाके कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, देन x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू, x क्या था, ऑनियन, जबकि आपसे क्या पूछा गया था, टोमेटो, और हमने टोमेटोज को क्या सपोज किया हुआ था, y, और y की वैल्यू क्या है, हम टिक करेंगे ऑप्शन ए। ओके, एनी प्रॉब्लम, चले गुड, इक्वेशन बना लेंगे ना आप लोग, करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 15। अब बिल्कुल ना एक न्यू सिचुएशन आप लोगों को नजर आई, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आप लोगों ने ट्राई की है, एक दो स्टूडेंट्स ही हैं जिनसे मतलब नहीं हो पाया, अदरवाइज हो रहा है। जिनसे नहीं हो पाया ना, वो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, कौन से हमारे बाप दादा का काम था ये, भाई मेरा खानदानी काम तो नहीं था ना, आज ही सीख रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का खानदानी काम हो सकता है। क्या करना है यहाँ पर, सिचुएशन देखो ना, तो आपको कह रहा है कि भाई मैं दो किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं ना, तो अगर उसको अच्छे लेवल के ऊपर बनाया जाए तो हमेशा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से होके गुजरती हैं, तब जाके वो एक प्रोडक्ट बनती है। सपोज अगर मैं इस पेन की बात करूं ना, जो आप लोग बॉल पॉइंट वगैरह यूज कर रही हैं, इसको बनाने के लिए भी ना किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है ये, एक डिपार्टमेंट होगा जो इसके रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक को जस्ट शेप देता है, पेन की फॉर्म में लेकर आता है, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाती है वो प्रोडक्ट, मतलब अब शेप मिल चुकी है उसको, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो उसकी में इंक की फिलिंग करते हैं, वो जो आप जिससे लिख रहे होती हैं इंक की फिलिंग करते हैं, फिर वो थर्ड डिपार्टमेंट में चली जाती है जहां पर इसकी पैकिंग हो रही है, इसके ऊपर कैपिंग हो रही है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है। अब क्या आपको लगता है कि जितनी देर उस प्लास्टिक को शेप करने में हम लोगों ने लगाई थी, क्या उसकी इंक की फिलिंग में भी उतना ही टाइम लगा होगा।
क्या उसकी पैकिंग में भी उतना ही टाइम लगा होगा? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में इक्वल इक्वल टाइम लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहां पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। आपको दो प्रोडक्ट्स बता दी गई कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। क्या जितना टाइम प्रोडक्ट ए को लगता है प्रोडक्ट बी को भी उतना ही टाइम लगेगा? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास? कहते हैं हमारे पास एक डिपार्टमेंट है असेंबलिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले आपको बताता है कौन सी प्रोडक्ट के बारे में? प्रोडक्ट ए के बारे में। कहते हैं प्रोडक्ट ए को फिर असेंबली डिपार्टमेंट में 20 आवर्स टाइम रिक्वायर्ड है, फिर जाके इसने कंप्लीट होना है, और वो भी जस्ट असेंबलिंग होनी है उसकी। जैसे ही प्रोडक्ट ए के ऊपर असेंबली डिपार्टमेंट 20 आवर्स टाइम लगा चुका होता है, उसके बाद ये जाती है फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट इसके ऊपर कितना टाइम लगाता है? 5 आवर्स लगाता है, और फिर जाके प्रोडक्ट ए कंप्लीट हो रही है। तो वैसे प्रोडक्ट ए को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 25 आवर्स रिक्वायर्ड है। इससे पहले हम प्रोडक्ट ए नहीं दे सकते। मतलब किसी से भी हमने ऑर्डर लेना होगा ना, तो एटलीस्ट 25 आवर्स टाइम हम उससे लेंगे, फिर उसको प्रोडक्ट ए हम लोग बना के दे सकते हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें, अब प्रोडक्ट बी के बारे में आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट बी को असेंबली डिपार्टमेंट में 10 आवर्स एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 3 आवर्स रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है? अब आपको बताता है कि भाई मेरे पास रिसोर्सिस की अवेलेबिलिटी क्या है, और यहां पर कौन सा रिसोर्स है? टाइम। सबसे बड़ी लिमिटेशन है ये हमारे पास। आप लोग अक्सर देखें, आप लोग होम सेमिनार करके है ना, और हम आपसे पूछें कि भाई क्यों नहीं करके आए, आपकी सबसे बड़ी रीजन सर टाइम नहीं था। सबसे बड़ा बड़ा रिसोर्स है ये हमारे पास, लिमिटिंग फैक्टर है ये। इकोनॉमिक्स में भी जाकर पढ़ोगे, ये लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास। देखो मेरे पास भी दिन के वही 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं। क्या हम में से कोई ऐसा है जो कहीं नहीं मेरे पास तो 30 घंटे का एक दिन होता है कोई ऐसा? कोई कहे नहीं मेरे पास तो 12 दिन का एक दिन होता है, 12 घंटे का एक दिन होता है कोई ऐसा? हर किसी के लिए इक्वलिटी है। अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई उस उन डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए तो लेबर मौजूद होगी ना। अब मैंने देखना है कि मेरे पास अवेलेबल टाइम कितना है। तो मुझे क्या कहा गया कि असेंबली डिपार्टमेंट के पास इन टोटल 450 आवर्स मौजूद हैं, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। अब मतलब कि अगर मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स देखने हो इन्होंने कॉलेज वालों ने कि भाई मुझे नंबर ऑफ लेक्चर देने, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन में उठाकर मुझे 15-20 लेक्चर्स दे देंगे। कि अगर एक एक घंटे का भी एक लेक्चर पढ़ाऊं तो भाई इतना तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो मेरे टाइम को भी तो देखेंगे, उसके मुताबिक मेरे लेक्चर सेट करेंगे। तो असेंबली डिपार्टमेंट के पास इन टोटल 450 आवर्स हैं, इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। इसी तरह से फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो लेबर मौजूद है, वो मैक्सिमम कितने आवर्स काम कर सकती है? 130। अब इससे ज्यादा मैं उनसे काम नहीं ले सकता। अब ये मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है। अब हमसे क्या कहा गया कि अगर दोनों डिपार्टमेंट्स फुली यूटिलाइज करें, मतलब असेंबली डिपार्टमेंट के 450 आवर्स टोटल हम लोग यूटिलाइज करें, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के 130 आवर्स इन टोटल यूटिलाइज करें, तो हमें बताएं हम प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकते हैं। प्रोडक्ट ए भी आपसे पूछी जा सकती थी कि प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकते हैं। अब इसके लिए ना हमारे पास आगे जाकर इस सेम सिचुएशंस को हम लोग डील करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है इसी बुक का, लीनियर प्रोग्रामिंग। सेम ऐसी ही सिचुएशन आएंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसकी इक्वेशंस बनाने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं आपके पास, डिपार्टमेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है वो प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई है या डिपार्टमेंट्स के टाइम के ऊपर लगी हुई है? डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो आपने ना डिपार्टमेंट्स को लिखना है कुछ इस तरह, ये आ गया असेंबली, ए स्टैंड फॉर असेंबली डिपार्टमेंट, एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, इनको लिखना है कुछ इस तरह से। मतलब फर्स्ट कॉलम वर्टिकल रो वर्टिकल फॉर्म के अंदर आप लोगों ने इसको लिखना है अपने डिपार्टमेंट्स को, असेंबली डिपार्टमेंट एंड फिनिश। अब इसके मुकाबले में आपके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो आपने बनानी है, जिसके बारे में आपने बताना है। तो उन प्रोडक्ट्स को आपने लिखना है यहां पर ए एंड
बी, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आ जाएंगे वर्टिकल फॉर्म के अंदर। ये बात क्लियर? प्रोडक्ट्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर और डिपार्टमेंट्स को वर्टिकल फॉर्म। अब हमने बताना है कि कितनी प्रोडक्ट्स बनाए। क्या हमें पता है कि प्रोडक्ट है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए? क्या हमें पता है? तो हम सपोज कर लेते हैं क्या, एक्स, और प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ यूनिट्स वाई सपोज कर लेते हैं हम। बात क्लियर? अब असेंबली डिपार्टमेंट के पास इन टोटल कितना टाइम है? असेंबली डिपार्टमेंट के पास इन टोटल कितना टाइम है? तो 450, असेंबली के बिल्कुल सामने यहां पर 450 लिख दो, राइट। अच्छा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास इन टोटल कितना टाइम है? यहां पर 130 लिख दो। फुली यूटिलाइज करना है तो इक्वलिटी लेकर आ जाओ इनके दरमियान, या फुली यूटिलाइज हो जाएंगे। जब फुली यूटिलाइजेशन की बात आए तो इक्वल टू के साइन के साथ आ जाना। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन गिवन है ना, बिल्कुल वैसे ही इस बॉक्स में आपने फिलिंग करते जाना है। कैसे? सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? तो आपने ना प्रोडक्ट ए के पास आ जाना है। ऑल राइट। अच्छा, प्रोडक्ट ए के बारे में क्या कहता है? 20 आवर्स इन, तो प्रोडक्ट ए असेंबली डिपार्टमेंट 20 आवर्स। गॉट इट? ये मतलब टेबुलेशन है, ये टेबल की फॉर्म में अपने डाटा को कन्वर्ट कर दो। फिर क्या कहता है? 5 आवर्स इन, तो किसके बारे में? तो ए के बारे में। तो भाई ये 5 आपने यहां पर नहीं लिखना। अक्सर बच्चे बस ये मिस्टेक कर रहे थे कि 5 यहां पे लिख रहे थे। भाई ये ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे प्रोडक्ट बी असेंबली डिपार्टमेंट 5 आवर्स। क्या ऐसा नहीं हो जाएगा ये? क्या उसने आपको यही इंफॉर्मेशन दी? उसने क्या कहा आपसे कि भाई प्रोडक्ट ए ही है, लेकिन उसको डिपार्टमेंट कौन से लेकर जाओ? फिनिशिंग में। और कितना टाइम लगता है? यहां पर आएगा 5। बात क्लियर? जिन बच्चों ने मिस्टेक किया ना, वो सिर्फ इस वजह से किया है कि 5 को सामने लिख दिया, इधर नहीं आना। फिर आप गए प्रोडक्ट बी के पास। प्रोडक्ट बी में आप लोगों को कितना टाइम चाहिए? 10 आवर्स। किस में? तो प्रोडक्ट बी असेंबली डिपार्टमेंट 10 आवर्स यहां पर, और 3 आवर्स इन फिनिशिंग। अब किसके बारे में? बी। बी के कॉलम में रहो, लेकिन फिनिशिंग की रो में आओ और यहां पर 3 लिख दो। बात क्लियर? फर्स्ट कॉलम के साथ एक्स लगा दो, सेकंड वाले के साथ, और इन दोनों के दरमियान प्लस, और अब जिसने आपकी हेल्प की उसको उड़ा दो। इक्वेशन 1। ओके, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो आपको x का आंसर मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 35। अब y से क्या मुराद था? प्रोडक्ट बी। हमने प्रोडक्ट बी बतानी थी तो टिक कर देंगे 35। प्रोडक्ट ए अगर पूछता तो हम उसको 5 कह देते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब बना लेंगे ऐसी इक्वेशंस आप लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ा होगा। फिर मजेदार से क्वेश्चन है, मतलब पता चल रहा है कि यार कुछ कर रहे हैं हम, है ना। दिन का आगाज ही बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आप लोग मुझे सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे समझे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है और आप लोगों ने इसका सोल्यूशन बताना है। हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, आप देखो, आपसे क्या कहा गया? सम ऑफ टू नंबर्स। अब वो टू नंबर्स क्या आपको बताए कौन से? तो हम लोग उनको अज्यूम करेंगे x एंड y। तो दो नंबर आ गए। अब कहते हैं इनका सम करो, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? x प्लस y। कहते हैं वो हमारे पास आएगा, और फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। अब सम का स्क्वायर नहीं है, सम है, लेकिन
स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 194 मींस दैट जो नंबर आपने अज्यूम किए उनके स्क्वायर्स का सम क्या होना चाहिए। आपके पास इक्वेशन ये बनेगी। अब देखो दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस भी दो हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशंस नहीं है, कैलकुलेटर हेल्प नहीं करेगा। एक जैसी फॉर्म में इक्वेशंस नहीं है, आप इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पर यूज करना है आपने ऑल्टरनेटिव मेथड। आपने देखना है मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए 18। चेक कर लेते हैं 10 प्लस 8, 3 प्लस 15, 7 प्लस 11, 5 प्लस 13। चलो सारे यहां तक तो ठीक है, मतलब फर्स्ट कंडीशन को ना सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैं किसी एक को भी इलिमिनेट नहीं कर सका। अच्छा ये तो मैंने बनाए थे तो मैंने सबको साथ ऐसे ही कर दिया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ना तो एक आधा ऑप्शन यहीं पे ही कैंसिल हो जाता है कि उसका सम 18 नहीं आता। ऑलराइट, अच्छा अब हमने क्या करना है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स उनका सम लूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए। चले चेक करते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, सम करूं तो 164। मुझे क्या चाहिए, इसको बाय बाय बोल दो, बोलो। 3 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225। मुझे तो वैसे ही 194 तक रहना था, ये एक्सटेंड कर गया, इसको भी बाय बाय बोलो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो जो 25% चांस था ना आपका इस क्वेश्चन को ठीक करने का, और दो ऑप्शन आप गलत कर चुके हैं, अब इन दोनों में से किसी एक ने ठीक होना है, क्या 50% पे पहुंच नहीं गया। अब देखो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, आप लोगों ने एमसीक्यूज को हमेशा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, मतलब ये ना देखो कि ठीक कौन सा है, ये देखो गलत कौन से हो रहे हैं, तो ठीक तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो। और ये रूल आप तमाम सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो, ये एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है। अब जैसे ही नेक्स्ट पहुंचे 7 का स्क्वायर 49, 11 121, जैसे ही ऐड किया 194 नहीं मिला, इसको भी और इसको गले लगा लो। अब सारे तो कैंसिल नहीं कर सकते ना, तो एक तो ठीक होगा, सारे कैंसिल कर दिए तो कुमारे मर जाओगे, किसी एक को अपना लेना। ओके, ये ना वो लॉस्ट ऑप्शन भी चला जाए और फिर देखते रह जाओ। देखो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 169 प्लस 25 इज इक्वल टू, यही तो चाहिए था। ओके, क्वेश्चन क्लियर सब बच्चों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20, अब देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर्स is 11 more than 21 times of the original number। मुझे तो नंबर का पता ही नहीं है, तो हम लोग उस ओरिजिनल नंबर को क्या सपोज कर दें, एक्स। चलो अब इसकी बात को जरा और अच्छे तरीके से सुनते हैं। इसने क्या कहा, कहता है ट्वाइस, ट्वाइस से मुराद होता है टू से मल्टीप्लाई कर देना, ट्वाइस से मुराद होता है टू से मल्टीप्लाई करना, मतलब दो गुना कर देना। थ्राइस होता 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जहां पे टाइम्स की बात आ जाए ना वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। 5 टाइम्स हो 5 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5x हो जाएगा। ऑलराइट, तो ट्वाइस से क्या मुराद है, 2x। ओके, लेकिन ट्वाइस किसका, नंबर का नहीं। अब मैंने अभी तक नंबर का ट्वाइस लिया हुआ है, उसे क्या कहा है, नंबर का ट्वाइस नहीं लेना, किसका ट्वाइस लेना है, स्क्वायर। तो ये लो स्क्वायर कर लो, नंबर का मुझे नहीं पता था तो मैंने उसको एक्स एज्यूम किया, उसके स्क्वायर का ट्वाइस, तो वो बन जाएगा 2x स्क्वायर। कहते ये ग्रेटर है, अब कितना ग्रेटर है, कहते ये 11 मोर देन है। हमने कहा भाई किससे, कहता है 21 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। क्या मतलब कि 21 टाइम्स 21 को मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर क्या था, एक्स से। कहते हैं अगर मैं इस नंबर को 21 टाइम से मल्टीप्लाई करूं
और साथ में ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर लूं, तो ये वाला जो नंबर है इस नंबर से 11 ज्यादा है, तो क्या मैं इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, इक्वल कैसे हो सकते हैं? मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे मैंने यहां पे 21 लिखा हुआ है, यहां पे 10 लिखा हुआ है, और आप मुझे कह रहे हैं इक्वल टू कर दो। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो अब मैंने अगर इक्वल टू करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं? क्या आपको नहीं लग रहा जैसे ये भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बन गई कि 21 इज 11 मोर देन 10? ऐसा नहीं है कि 21 10 से 11 ज्यादा है। अब मैं क्या करूं? दो सिचुएशन है, या तो इसमें 11 ऐड कर दूं, जितना ये छोटा है उतना इसमें ये ऐड कर दूं, क्या अब ये 21 के इक्वल हो नहीं गया? या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि इस तरह ना करूं, जो नंबर ग्रेटर है उसमें से 11 लेस कर दूं ताकि स्मॉलर के इक्वल हो जाए। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, अब इन दोनों में से कोई सी एक सिचुएशन आपने करनी है। इसको इक्वल टू करने के लिए हाँ जी, क्या करें इसमें बताओ? ग्रेटर में से लेस करें 11, या स्मॉलर में ऐड कर दें? स्मॉलर में ऐड कर दो, जितना ये स्मॉलर है। तो कितना ये स्मॉलर है? तो 11 इसमें ऐड कर दिया, क्या अब ये इक्वल टू हो गए? अब ये इक्वल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जाकर इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस माइनस इज इक्वल टू, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। जैसे ही कैलकुलेटर को बताएंगे, सॉल्व करना आता है ना कैलकुलेटर पर, जैसे ही कैलकुलेटर को बताएंगे x इज इक्वल टू -1/2 एंड 11 और टिक करेंगे ऑप्शन सी। ओके ओके। अच्छा, अब बी के लिए ये सी हमारा करेक्ट आंसर है, बोथ ही एंड बी। मतलब ये नंबर -1/2 भी हो सकता है और ये नंबर 11 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे क्या देता, फाइंड द पॉजिटिव नंबर सच दैट दिस, तो ऐसी सिचुएशन में इवन के ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन ए को टिक ना करते। क्यों? क्योंकि उसने खुद कह दिया था मुझे पॉजिटिव नंबर बताना, फिर बोथ ऑप्शन नहीं बनेगा, फिर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी टिक करेंगे हम। क्लियर हो गई बात? तो इस बात का भी जरूर ख्याल रखना है कि उसने आपसे पॉजिटिव नंबर पूछा है या नेगेटिव नंबर पूछा है, और अगर सिर्फ नंबर कहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताए जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? चले, अब हमारे पास क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 16 17 एंड 19। इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।